हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और सब कुछ सही है भैया। इंटरनेट वगैरह थोड़ी सी दिक्कत आई थी तो उसको बंद करके और दोबारा पूरा सेटअप चालू करने में थोड़ा सा समय लग गया था। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। अर्जुन भाई बहुत बढ़िया, रानी गोस्वामी, रुचिका जी गुड इवनिंग, राकेश भाई सबको मेरा नमस्कार। मैं तमिलनाडु से क्लास देख रहा हूं। ठीक है भाई, मीना जी आपका भी स्वागत है। राजवीर भाई, एक बार जितने भी भाई लाइव आ चुके हैं सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास में थोड़ी सी देरी हुई, उसका सीधा सीधा रीजन इंटरनेट था प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, बिल्कुल भी समय नहीं खराब करते हुए आपको सीधा पेपर पे ले चलते हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन और आज होगा पेपर नंबर 36 का सॉल्यूशन। दोस्तों धीरे 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 भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम पहुंच चुके हैं पेपर नंबर 36 पर। और ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का टेक्नीशियन का पेपर नंबर ये होगा 21वां। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 21वां पेपर होगा आज, क्योंकि 15 पेपर पहले हमने कराए थे लोको पायलट के। चलिए, अगर कोई चैनल पे नया है तो मैं बता दूं भाई, मैं भी थोड़ा सा साइंस आपको पढ़ाता हूं और वो साइंस पढ़ाता हूं पूरा एनसीईआरटी से। तो बस अगर किसी को विज्ञान सीखना है तो मेरा लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 399 है, 1 साल की यहां पर वैलिडिटी रहेगी। जी हाँ, 399 रुपए का बैच है, लाइव बैच होगा। लाइव के साथ साथ इसमें आपको पूरा साइंस रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा और ये लाइव क्लास होती है शाम को 6 बजे से। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो मात्र 299 में आप पूरा साइंस का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। यहां पर 200 घंटे की क्लासें आपको मिल रही है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा मेरा भाई ये है मेरे हाथ से लिखी गई 2 किताबें। फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग किताब है, बायोलॉजी की अलग किताब है। तो आप इनको हमारे डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों किताबें हाथ से लिखी गई, एनसीईआरटी से लिखी गई है। मैं 100% कह सकता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, इतना मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है। ये बुक आप हमारे डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। जी हां, ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं आज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। अब भैया 2024 का अंत होने को जा रहा है। यह पेपर हुआ था 30/12/2024 को और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद टेक्नीशियन के 2 पेपर और बचेंगे। इसके बाद टेक्नीशियन के 2 पेपर और बचेंगे, उनका भी खात्मा हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आज का आराम से पढ़ लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको डावरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? शायद हर बच्चा एकदम 100% इस क्वेश्चन को सही कर देगा। प्यारे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको मैं बता दूं, ये एक तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है हमारे पास में जिंक ऑक्साइड और एक होता है लेड ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड है। ये है तो धात्विक ऑक्साइड, लेकिन ये अपवाद है मेरे मित्रों। ये धात्विक ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का मतलब है ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। मेरे भाई एक प्लीज ध्यान से सुनिए, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये अपवाद है, ये धात्विक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड है, इनको नियम से क्षारीय होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है। इनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। इनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं भाई साहब। सर मैं रेलवे में ग्रुप डी में जॉब करता हूं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, और आगे बढ़ता चला जा।
लोको पायलट बन जा, टेक्नीशियन बन जा और अच्छा अधिकारी बन जा। पढ़ता रहे, बहुत अच्छी बात है, आप ड्यूटी भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। लगर है, बिल्कुल लगर है। क्वेश्चन नंबर 2, धारा प्रवाहित करने वाले प्रतिरोध आर की प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आपको बताना है। मतलब आपको विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला बताना है। अब आप इनमें से एक फॉर्मूला छांटिए जहां पे चीजें प्रतिरोध के साथ जुड़े। प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति वैसे तो हमारा मेन फॉर्मूला यही होता है, कहते कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य की जगह ई लिख सकते हैं, ऊर्जा बटे समय भी लिख सकते हैं। कार्य की जगह पर mgh भी लिख सकते हैं, mgh/t भी लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति P बराबर V इंटू आई भी लिख सकते हैं। शक्ति P बराबर V²/R भी लिख सकते हैं। शक्ति P बराबर I²R भी लिख सकते हैं, I²R भी लिख सकते हैं, I²R भी लिख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, इसलिए शक्ति ज्ञात करने का एक फॉर्मूला पकड़ के मत बैठ जाना। शक्ति ज्ञात करने के बहुत सारे फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। यदि 2 न्यूटन बल m द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण यहां लेना है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लेना है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा? दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए, द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। प्लीज आराम से सुनिए। नंबर 1, आपको 2 न्यूटन बल दे रखा है, बल का मान दे रखा है 2 न्यूटन, त्वरण का मान दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, पहली वस्तु का द्रव्यमान। दोस्तों आपको पता होगा F बराबर ma होता है, ठीक है ना, F बराबर ma। तो यहां से m निकालो, पहला द्रव्यमान निकाल रहे हम, तो F में a का भाग लगाइए। बल कितना है यहां पर? बल है 2, बल है 2 न्यूटन, त्वरण है 8 और 1/4। यहां पे द्रव्यमान होगा 1/4 किलोग्राम। पहले का द्रव्यमान है 1/4 किलोग्राम। दूसरा देखिए, दूसरा जो वस्तु है उसका द्रव्यमान बल दे रखा है m2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो, बल यही रहेगा, बल यही रहेगा, बल यही रहेगा 2 न्यूटन। इस बार त्वरण जो है वो 8 नहीं है, त्वरण बदल गया है, त्वरण जो है वो है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आपको द्रव्यमान निकालना है। चलिए, वो ही m2 दूसरा द्रव्यमान निकाल रहा हूं, तो F/a लेना है। यहां पे बल क्या है आपका? 2 न्यूटन और द्रव्यमान है 15, 2/15 किलोग्राम ही यहां पे ले लो। अब दोनों को जोड़ना है आपको, m1 और m2 दोनों जोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे m1 जो है वो है 1/4 और एक है 2/15। एक बार मैं 60 लघुत्तम ले रहा हूं, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 नहीं, ठीक है, और 4 इंटू 2 8, 7 15 और 8 23/60 उत्तर आएगा मेरा भाई, 23/60 किलोग्राम उत्तर आएगा। एक बार चेक करो मेरे भाई, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि 2 न्यूटन का बल लगाना है, 2 न्यूटन दोनों बार, m1 द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है तथा m2 द्रव्यमान का त्वरण यह है, तो आपका बल दोनों जगह सेम रखेगा, वो त्वरण का मान अलग अलग है, दोनों का द्रव्यमान निकालिए और उसको जोड़ दीजिए। ऐसा क्वेश्चन है भाई ये। 100% रेलवे की कोई सी भी एग्जाम के लिए आप ओनली और ओनली एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 9वीं 10वीं की, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। नंबर 4, जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं लेसन नंबर 2।
चलिए करो जल्दी से कमेंट। ध्यान से सुनो मेरा भाई, यहां पे जिंक धातु की क्रिया NOH के साथ करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको बनाना पड़ेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट यहां पर बनता है, नहीं मेरे भाई, ये बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में बनेगा जल। सोडियम जिंकेट के साथ में जल बनेगा। एनसीईआरटी की ही अभिक्रिया है, फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी की ही अभिक्रिया है। संतुलित करने के लिए यहां 2 लगा लो, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, हाँ भाई सोडियम जिंकेट 200 ते बैलेंस नहीं हो गए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा सोडियम जिंकेट। ये दूसरे पार्ट की रिएक्शन है। यहां पर प्लीज थोड़ा सा जल नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, इसीलिए कह रहा हूं ये बैलेंस नहीं होगा। यहां जल नहीं हाइड्रोजन है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। यहां जल नहीं बनेगा, हाइड्रोजन ये, और ये यहां पे बैलेंस करने के लिए हम 2 यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना भाई, सोडियम जिंकेट के साथ यहां हाइड्रोजन का उत्पन्न होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान सीधा सीधा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना मात्रक का, मात्रक प्लीज क्या होता है इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम को जब हम ऊपर लाते हैं ना तो ये माइनस में आ जाता है। तो ये है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -11, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों में से पुनरुद्भवन से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। पुनरुद्भवन के लिए, पुनरुद्भवन के लिए पुनर्जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है। यह विशेषीकृत कोशिका तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या में नई कोशिका उत्पन्न करती है। हाइड्रा और प्लेनेरिया जनन, यहां पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। एक बार आराम से पढ़िए। पुनर्जनन बोले तो पुनरुद्भवन की क्रिया, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। हाइड्रा के अंदर ये जो मुकुल बनता है, इस मुकुल के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें तेजी से विभाजन होता है और ये वृद्धि करके एक नया हाइड्रा बनाता है। आराम से पूरा पढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। अमीबा में पुनर्जनन नहीं होता है, हां कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन विभाजन है वो है द्विविखंडन विधि के द्वारा ये अलैंगिक जनन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। ये राइजोपस का है, इस तरह से राइजोपस बनाते हैं और इसके अंदर होते हैं बीजाणु जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों। राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं तो जिन्हें किस रूप से जाना जाता है, ये होते हैं बीजाणु धानी। ये जो गोल है ना इसको बोलते हैं बीजाणु धानी, और इसके अंदर होते हैं बीजाणु, स्पोर बीजाणु होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब होगा डी, सही जवाब होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है, नीचे लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु होता है जिसको हम अर्ध हाइड्रेट के नाम से पुकारते हैं।
जल का आधा अणु यहां पे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा जिप्सम का ध्यान रखना, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट के साथ दो जल के अणु होते हैं। जिन फॉर्मूलों में जल के अणु आते हैं उन पे थोड़ी सी नजर रखना, इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। भाई जहां पर भी जिन फॉर्मूलों में जल के अणु आते हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु, इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु कहा जाता है। तो आप मुझे दो चार फॉर्मूले, जैसे धावन सोडा, धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? 10। धावन सोडे में क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? 10। ठीक है ना। फिटकरी के अंदर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 24। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को सही बैलेंस करेगा? यह है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे कराई जा रही है? अम्ल से कराई जा रही है। सीधी रिएक्शन उठाइए कक्षा 10वीं के दूसरे चैप्टर से। धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराई जा रही है, तो क्या बनेगा दोस्तों? पूरा रिएक्शन चेक कर लीजिए। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराते हैं, कॉपर क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। देखो बनेगा तो कॉपर क्लोराइड और साथ में जल बनेगा। जी हां, एक बार चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही है। एक कॉपर यहां है, एक कॉपर यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, दो हाइड्रोजन यहां है, दो हाइड्रोजन यहां है, दो क्लोरीन यहां है, दो क्लोरीन यहां है। ऑप्शन नंबर एक को पकड़ लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भैया साथ में थोड़ा बैलेंस भी देखिए कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, यह चीज भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, बाकी का चलते हैं। मेरा भाई तू वोट चोर हो चाहे तू खुद चोर हो, आपसे मेरा निवेदन है, यहां हाईलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है और परमानेंट ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा चाहे तू कोई भी हो, है ना। शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ता रहे, जितना आता है वो सीख ले, और नहीं तो तेरे जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ ले मेरा भाई, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, कोई लेना देना नहीं है, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई की बातें हम कर रहे, तू भी पढ़ ले, नहीं तो ऐसे बहुत आते हैं ऐसे यूट्यूब चैनल बोर्ड चोर के नाम से रिश्ते, है ना। कुछ नहीं होगा, ये तेरे लिखने वो करने से तू प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तेरे बोर्ड चोर के आईडी बना लेने से। अपने आप को बादशाह बना रहा है, बोर्ड चोर के नाम से आईडी बना ली, बादशाह बन जाऊंगा मैं। तेरे बोर्ड चोर लिखने से आईडी बनाने से तू कोई राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? स्टूडेंट है, स्टूडेंट बन के रहो यार, 2 टाइम की रोटी खाओ, अपना जीवन यापन करो, क्यों फालतू में राष्ट्रपति बन रहे हो यार। हाँ भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, गलती हो जाती है थोड़ी सी, एक बार चेक करिए। देखिए दोस्तों 1 किलोवाट बराबर क्या जवाब आ रहा है? सी। इधर आ बेटा, इधर आ। 1 किलोवाट, देखो ये तो हमको पता है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है, ठीक है ना। ये तो लगभग सबको पता है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, लेकिन यहां पर ऑप्शन में वॉट नहीं है, थोड़ा सा समझ लो मेरे भाई। यहां पर वॉट नहीं है, शक्ति का मात्रक वॉट, तो शक्ति थोड़ा सा यहां एडवांस किया इस क्वेश्चन को। शक्ति P बराबर होता है W/T। अब W का मतलब कार्य, कार्य का मतलब होता है जूल, और समय का मात्रक क्या लेंगे? सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही तो वॉट बोलते हैं। जूल प्रति सेकंड ढूंढिए, जूल प्रति, देखो हजार तो हर जगह है, लेकिन आपको ढूंढना है ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पकड़ो भाई साहब। नहीं 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 नहीं, सेकंड नीचे से ऊपर आएगा यार, क्या कर रहे हो। मैं फिर आपसे एक चीज कह रहा हूं, जिंदगी में
छोटा क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। थैंक यू भाई, जीएल भाई, बुक मिल गई। ओके, आराम से पढ़ते रहिए, किताब मिल गई तो उनको एक बार चेक कर लीजिए भैया। अरे वॉट का मतलब होता है जूल प्रति सेकंड, आराम से चेक कर लो। अगला, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण h स्थितिज ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार, अरे यार किसी भी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो किया गया कार्य बोल दो, W बराबर mgh, इसको तो सीधा पकड़ के बैठ जाइए। स्थितिज ऊर्जा भी आप इसको बोल सकते हैं। 10 बजे वाली क्लास भी लगाएंगे यार, कल पता नहीं कोई आंदोलन के चक्कर में नहीं लगी, 10 बजे वाली क्लास भी पक्का लगाएंगे, दो पेपर हो जाएंगे। एक छोटी सी बात मेरे सुनने में आ रही है, वो हो सकता है आपके भी सुनने में आ रही हो, हटो बेटा, हो सकता है आपके भी सुनने में आ रही हो, वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कहीं कहीं सुनने में ऐसा आ रहा है कि ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक में शुरू नहीं हो जाए, क्योंकि कहीं कहीं पे जब खबर निकल के आती है ना तो हो जाता है। इसलिए अपने पास अभी सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है ना। और मेरा मन कहता है कि ये नवंबर में जाके होनी चाहिए एग्जाम, नवंबर दिसंबर में। मैं शुरू से ही जो मेरा मन था वो ये था कि ग्रुप डी का एग्जाम 2 महीना चलेगा, नवंबर और दिसंबर। लेकिन कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक में शुरू होता है, लेकिन देखते हैं होता क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम दीपावली के बाद में स्टार्ट होगी, है ना। बाकी आप अपनी तैयारी रखना मेरा भाई, कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जाम डेट आ जाए और फिर आप हाय हाय करो, गुरुजी क्या पढ़ूं, गुरुजी क्या पढ़ूं, गुरुजी मैथ रिवीजन, मैथ रीजनिंग जीके साइंस कंप्यूटर हिंदी गणित विज्ञान न्यूमेरिकल भी करा दो, रीजनिंग भी पढ़ा दो। तो इसलिए मेरे भाई तैयार रहना, बस एक ही चीज बार बार कहता रहूंगा, 2 महीने तक एक ही चीज बोलता रहूंगा, तैयार रहना, तैयार रहना। क्योंकि 8वां वेतन यदि लग गया, ये बात फिक्स है, यदि 8वां वेतन लग गया, चाहे 1 साल बाद लगे चाहे 2 साल बाद लगे, भैया मेरा भाई तनख्वाह 50,000 से कम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। 50,000 रुपए बहुत है, भटकने की बजाय तो बहुत है। निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? मेरे भाई देखो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये ग्रेविटेशन से, कल बताया था ज्वार भाटा का बनना, ये भी आपके गुरुत्वाकर्षण की गति की वजह से होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। और ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा संचालित होता है? मेरे भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अलग है, बायां हाथ का नियम अलग है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम विद्युत मोटर पे लगता है। विद्युत मोटर जो है अभी सिलेबस से हटा रखी है, लेकिन फिर भी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम तो है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और मध्यमा किसको बताता है? धारा की दिशा को बताता है। मेरा भाई उंगली आपके पास में है, कहीं ऐसा नहीं हो उंगली साथ होते हुए भी क्वेश्चन गलत मत कर देना। ये आरोपित बल, जैसे आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर, ये बल की दिशा, आरोपित बल की दिशा, ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और ये धारा की दिशा को बताएगा। ध्यान रखना, उंगली आपके पास में है, गलती मत कर देना। पराग कण से निकलकर बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। पराग कण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? बेटा हेलो, आजा, हाय करना है, हाय करना है सबको, बोल दो जल्दी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बोलो सबको हाय करो, जल्दी करो, बोल दो अब मैं ठीक हो गई, जल्दी आ जाओ, बोलो सबको ऐसे बोलो, बोलो मैं ठीक हो गई, बोल दो, बोल दो मैं ठीक हो गई बेटा, बोलो, बोल दो मैं ठीक हो गई, जल्दी बोलो बेटा, बोलो ना मैं ठीक हो गई। हाँ ठीक है बेटा, अब सही हो गई, गर्म हो रही है, देखो गर्म हो रही है, ठीक है बाय कर दो, अब जल्दी बाय करो। हाँ हाँ ठीक है।
है ना, बाकी का अब ठीक है। ठीक है, अब आप चलो थोड़ी देर के लिए। मेरा भाई 2-3 घंटे स्टूडियो में पढ़ाता हूं और गुड़िया 2-3 घंटे तक स्टूडियो में ही रहती है, बैठी रहती है नीचे कोने में बैठ जाती है। लेकिन 3 घंटे भी पढ़ाता हूं तो 3 घंटे भी यहीं पे बैठी रहती है। और आप कहते हो कि यार, है ना, आप खुद सोचिए। देखो आपको भी पता है हम केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और कुछ भाई ये देखना चाहते हैं कि यूट्यूब हमें कितना देता है। मेरा भाई जिस दिन यूट्यूब की ओरिजिनलिटी बता दूंगा ना, तो आप सोचोगे कि सच में ऐसा ही होता है क्या, है ना। तो यूट्यूब से बनने वाले करोड़पति बनते होंगे। हमारा चैनल है एजुकेशन, और सच बता रहा हूं, अकेला आदमी यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, अपने साथ कोई नहीं है। और अकेले आदमी को कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से। मैं तो कह रहा हूं ये लाइटों का खर्चा निकल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। और छोटे छोटे बेटा बेटी है, वो बेचारे यहां सारे दिन कोने में बैठे रहते हैं। भगवान की दया से ये जरूर एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता हूं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को छोड़कर भी आपके लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपको देता हूं। और मेरे भाई इन चीजों को तैयार करने के लिए, इन चीजों को तैयार करने के लिए भी समय चाहिए होता है। तो मेरा भाई परिवार का समय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। गुड़िया 1-2 दिन बीमार रही थी, फिर भी चलो मैं दिखा के लाके फिर दोबारा क्लास स्टार्ट कर दिया आपकी। तो इसलिए बहुत दुख होता है। मैं तो क्या सीधा लड़ता हूं। देखो अपने को भगवान की दया से अपन किसान आदमी है, सीधे सीधा फंडा है, किसान आदमी है, माँ बाप अपने किसान है, हम भी किसान है, 2-5-10 बीघा अपने पास जमीन है, अपन भूखे नहीं मरेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ गरीब लोगों के लिए, जो बच्चे होते हैं ना बेचारे, जिनको विज्ञान नहीं समझ में आती है ना, उनको विज्ञान सिखाने की कोशिश करता हूं बस। बाकी का बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस, हम भी बिजनेसमैन हो गए ना, मैं 5 रुपए में 10 रुपए में कोर्स बेचने लग जाऊंगा, लेकिन उससे क्या है कि आदमी, टीचर की गरिमा डाउन होती है। टीचर को जो लोग, हम अब जैसे आप, हम हमारे 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में कोर्स बेचने लग जाए ना, तो हम पागलों की कैटेगरी में जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा हमसे। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। पराग कण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरा भाई। देखो एक छोटी सी बात बताओ, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना। मेरे जितने भी भाई अभी वीडियो देख रहे हैं ना, बाद वाले भाई भी कमेंट कर दिया करो, आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं, मजा आते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, जब यहां पे ये आता है पराग कण, पराग कण आता है, ये पराग कण है। सुनो 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 सुनो, अब इस पराग कण से क्या होती है, इस पराग कण से एक नली विकसित होती है, नली विकसित होती है, नली विकसित होती है, नली विकसित होती है। पराग कण से एक नली निकलती है जिसको हम पराग नली कहते हैं, पराग नली कहते हैं। ये पराग नली होती है, ये है पराग नली बोलते हैं। और इसी के माध्यम से मेरा भाई, ये जो पराग कण है ना, ये पराग कण, ये इसी के माध्यम से नीचे जाता है, और ये आपका अंडाशय तक पहुंचना होता है। इसको अंडाशय तक, यहां पहुंच जाता है अंडाशय में, है ना। यहां होता है बीजांड, है ना। और यहां पर आपको नजर आएगा अंडा से जाके निषेचन कर लेगा जाके। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है ना, कि ये जो पराग नली है ना, पराग नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है, ये वाला हिस्सा ये, तो इसका आंसर होगा बढ़ती काग्र से होकर गुजरती है, बढ़ती काग्र से होकर गुजरती है ये नली। ये है क्वेश्चन का आंसर। ये जैसे ये होते हैं पराग कण, पराग कण, पराग कण। फिर भाई ये पराग कण यहां से निकलते हैं और ये जाके गिरते हैं बढ़ती काग्र के ऊपर, बढ़ती काग्र के ऊपर जाके गिरते हैं, बढ़ती काग्र के ऊपर जाके गिरते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसे ही ये पराग कण है, यहां से एक नली बनती है, नली बनती है, पराग कण नहीं है, यहां से एक नली बनेगी, और एक नली के माध्यम से ये पराग कण जो है, ये अंडे से जाके मिलता है, अंडे से जाके मिलता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं से ही उठाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिका होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये फ्लोएम की 4 कोशिकाओं का नाम सामने लिखा है। सहचर मतलब साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा,
फ्लोएम रेसे और चालनी नलिकाएं मतलब कोशिकाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से एक कोशिका मृत होती है जिसका नाम है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर एक मृत कोशिका होती है। यहां पर यह बता दूं, इस चारों में से ये तीनों जीवित कोशिका होती है, बाकी चौथी कोशिका मृत होती है। और मेरा भाई किताब पढ़ ले एक बार, मैंने इतनी मेहनत करके वो किताब लिखी है। अगर आपके पास समय की कमी है, बुक ऑर्डर कर दो, 5-7 दिन में बुक आपके घर पहुंच जाएगी। उस बुक को पढ़ डालिए, आपका काम चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है, जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज के टूटने पर जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संचित होती है दोस्तों, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस कोशिका में डेंड्रॉन्स और तंत्रिकाक्ष, प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन से धागे निकले होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। बीच वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं, बीच वाले भाग को बोलते हैं साइटोन, और ये वाला भाग होता है एक्सॉन। तो आपसे पूछा कि किसके भाग है, तो ये किसके भाग है? ये न्यूरॉन्स के भाग है। किसके भाग है? ये न्यूरॉन्स के भाग है। ये किसके भाग बताए गए हैं? न्यूरॉन्स के पार्ट है ये तीनों, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक बताते हैं। एक्यूरेट उत्तर कभी कभी 90 सेंटीमीटर आता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग एंटीसिड के रूप में किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ठोक देना जाके। प्यारे विद्यार्थियों, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इससे पेट की अम्लता को कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि मेंडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किए थे, बोले तो पाइसम सेटाइबम। पाइसम सेटाइबम, पाइसम सेटाइबम। प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने जब मटर पे प्रयोग किए थे तो उसने 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखे थे, लेकिन अपने प्रयोगों के लिए केवल अपने प्रयोगों के लिए केवल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। विपर्यासी का मतलब होता है एक लंबा तो एक बौना, एक गोल तो एक झुर्रीदार, इसको बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। मतलब आपको मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का पता होना चाहिए। 100% किसी ना किसी पेपर में वापस रिपीट होगा ये विपर्यासी वाला क्वेश्चन। तो देखो, गोल के साथ बीज, बीज ज्यादातर गोल कुछ झुर्रीदार, पौधे ज्यादातर लंबे कुछ बौने। पुष्प की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प जो है सफेद और इसके साथ आता है बैंगनी। सफेद के साथ क्या आता है? बैंगनी आता है। इसके साथ आपको फली का रंग हरा पीला, हरा और पीला। इसके अलावा बीज का रंग भी होता है, बीज का रंग, बीज का रंग है ना। जैसे 2 लक्षण और है, एक तो फली का रंग, फली का रंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो फली होती है ना ज्यादातर वो होती है हरी, कुछ फली पड़ जाती है पीली। अब इसके साथ साथ बात करते हैं बीज का रंग, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, पीला और हरा बताते, पीला और हरा बताते। तो ये लक्षण आपको याद करके रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? दोस्तों, ब्लड जो है ना गैसों का परिवहन करता है, हार्मोनों का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये श्वेत सार के संश्लेषण में सहायता नहीं करता। ये क्या होता है? श्वेत सार है ना, व्हाइट मैटर, इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम बोलते हैं WHITE, व्हाइट मैटर। ये आपके हमारा जो
मेरुरज्जु होता है ना, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाते वाला एक पदार्थ होता है, उसके परिवहन में यह हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से गलत लाइन पकड़नी है, गलत लाइन पकड़नी है दोस्तों। गलत लाइन पकड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अविलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, हटाओ। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल का नहीं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वकोशी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं। सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूपों का व्यक्त। तीनों ही गलत है मेरा भाई, तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है मेरा भाई। आप अपनी तरफ से अंदाजा मत लगाओ मेरे भाई, नहीं, तीनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, अरे भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अविलेय पदार्थ, तीनों ही गलत है। श्वसन की क्रिया की परिभाषा, ये तीन परिभाषा सेट करिए, तीनों ही परिभाषा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणविक अवस्था में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अक्रिय गैसें होती है ना, अक्रिय गैसें, जो अक्रिय गैसें होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन, ये हमेशा एकल परमाणविक अवस्था में पाई जाती है। मतलब कभी आपने हीलियम को ऐसे नहीं देखते, ये एकल परमाणविक अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा हीलियम। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अवस्था है, हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अवस्था है, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणविक अवस्था है, फास्फोरस चार परमाणविक अवस्था है, सल्फर ये आपकी 8 परमाणविक अवस्था में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन के बीच द्विपरमाणविक अवस्था में। 23 नंबर, किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन के प्रक्रम में शर्करा को निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? भैया, किण्वन मतलब होता है अवायवीय श्वसन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने नाम सुना होगा यीस्ट। यीस्ट एक प्रकार का कवक होता है। तो यीस्ट के अंदर जो अवायवीय श्वसन होता है वो एक फर्मेंटेशन की क्रिया कहलाती है। यीस्ट, जैसे मान लीजिए यीस्ट में ग्लूकोज है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट अम्ल बनता है, सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट अम्ल बनता है और लास्ट में ये CO2 जल और 2 ATP ऊर्जा में टूट जाता है। तो यहां पर CO2 जल नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा एथिल एल्कोहल C2H5OH, साथ में बनेगा CO2 और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहां पे बनता है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एक ही बात है। ध्यान से देखो मेरे भाई, किण्वन का मतलब होता है जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट एक प्रकार का कवक है, तो इसमें होता है अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से बनता है एथिल एल्कोहल, बोले तो एथेनॉल, और ये एथेनॉल ही इसका उत्पाद कहलाता है। दोस्तों, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। जैसे एक अम्ल ले लो HCl, एक अम्ल ले लो और एक ले लो क्षार, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे लवण बनेगा NaCl, साथ में बनेगा जल, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। जो स्टूडेंट थोड़े से देरी से जुड़े हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं 2024 के पेपरों का सॉल्यूशन। 2024 के अंदर TCS ने 62 पेपर करवाए थे और हम कर रहे पेपर नंबर 36। अगर कोई विद्यार्थी लेट जुड़ा है तो टाइम जो रहता है वो है 8 से लेके 9:15 बजे तक हमारे पेपर चलता है, क्योंकि ये जो पेपर है ये टेक्नीशियन के पेपर थे जिसमें प्रत्येक पेपर में 40 क्वेश्चन है साइंस के, तो थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है इसमें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय 8 से 9:15 का है और रात को 10 बजे ग्रुप डी के 99 पेपर करा रहा हूं।
रात 10 बजे ग्रुप डी के 99 पेपरों का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 2022 के 99 पेपरों का सॉल्यूशन 10 बजे कराएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 चेक कर लो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? भैया पानी में चीनी घोलो, चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। पानी में नमक घोलेंगे अच्छे से तो नमक और पानी का मिक्सचर बन जाएगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा कि ये पानी है ये नमक है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉपर सल्फेट के विलयन, ये भी विलयन में आपको कॉपर सल्फेट अलग अलग दिखाई नहीं देगी। तो भैया लोहा, आयरन क्लोराइड और लोहे का चूर्ण दोनों आपको सेपरेट दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। इसको बोलते हैं बिस्मांगी मिश्रण। ऐसे समझ लीजिए जैसे मिट्टी के अंदर लोहे के कण पटक लिए, अलग अलग दिखाई दे जाएंगे, तो यह है बिस्मांगी मिश्रण। पानी के साथ ऑयल, तेल मिला लिया, अलग अलग दिखाई देंगे, बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। 26 अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित निम्न कौन सा विकल्प सही है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट किया है इन लोगों ने। एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, ये किस किस चीज को कंट्रोल करते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन निकलते हैं। ये हृदय की गति को तेज करते हैं, श्वसन दर को बढ़ाते हैं और ब्लड रक्तचाप को कम नहीं करते हैं, उसको भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, ए और बी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, एड्रिनलिन जो हार्मोन है उसको हम करो या मरो का हार्मोन कहते हैं। उठो लड़ो, उठो लड़ो। प्यारे विद्यार्थियों, तनाव या गुस्सा के समय निकलने वाला हार्मोन होता है, जिससे आदमी की हृदय गति तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। यहां पे ऑप्शन ए और 2 सही है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? सीधा क्वेश्चन है। मैं आज फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 100% विश्वास दिलाऊं, ग्रुप डी में किसी के 20 से कम नहीं होने दूंगा, किसी के 20 से कम नहीं होने दूंगा। टेक्नीशियन में 40 में से किसी के 30-32 से कम नहीं होने दूंगा। और मेरे लोको पायलट में 20 क्वेश्चन आते हैं, मेरे भाई तेरे 16-17 से कम नहीं होने दूंगा, इतना तो मेरी गारंटी है। आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ मेहनत कर जाओ, आप पर हमारी दोनों की मेहनत मिलगी ना, तो मैं इतना कह रहा हूं, वो 100% वाली कहानी तो अपन बात ही नहीं करते मेरा भाई। हम पे ही नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमसे ही गलत हो जाता है। 25 में से 20 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप डी में सही कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ साथ मेहनत कर जा, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को पकड़ ले, और ग्रुप डी वाले भाइयों तैयार रहना। फिर कह रहा हूं, कहीं एग्जाम डेट नहीं आ जाए, क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हो। संवेग, संवेग P बराबर होता है mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। संवेग P बराबर mv। 28 नंबर, निम्नलिखित क्रिया पादपों में क्यों होती है? देखिए, पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके, जी हां अच्छा क्वेश्चन है, अपनी आकृति बदल लेता है। जैसे छुई मुई के अंदर देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, आप जब छुई मुई को छूते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। उसकी आकृति का बदलना के सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन हो। जैसे आप हाथ लगाओगे, उसकी पत्तियों के अंदर जो पानी है ना, वो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, उसकी वजह से परिवर्तन देखने को मिलता है। सुनिए, पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, अच्छी बात है। परिणाम स्वरूप फूलने या सुकड़ने पे उनका आकार बदल जाता है। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जैसे ये क्वेश्चन ये है, जैसे किशमिश होती है ना, किशमिश, किशमिश को हम पानी में डालते हैं, किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो वो पानी का अवशोषण करेगी और फूल जाएगी। तो देखिए, डर से कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, ऊर्जा संरक्षण के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब लिया है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया करने की वजह से ऐसा होता है। जैसे आप किसी छुईमू को छूते हैं, तो जैसे आपने छुआ तो आपके उद्दीपन की वजह से उसके अंदर वो पानी को क्या करती है, एडजस्ट करती है, इसलिए वो तुरंत अपना परिवर्तन कर देती है। नहीं 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 नहीं,
वी राइट है इसका। 29 नंबर, उसे संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है, स्नायु तंतु कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है दोस्तों। और ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये जो लिगामेंट होते हैं ना, फाइबर टिश्यू इन्हें कहते हैं, ये एक प्रकार का लिगामेंट जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। एक क्वेश्चन और आता है, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन या कंडारा, टेंडन या कंडारा। हड्डी को मांसपेशियों से, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन या कंडारा। यहां बात हो रही है हड्डी को हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, दाब 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 P बराबर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या आप इसको बोलिए पास्कल। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर को ऊपर ले आए ये लोग, न्यूटन मीटर को ऊपर लेके आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब ये है बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, पास्कल भी आप इसे कह सकते हैं। 31 नंबर, जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत ऊंचाई h तक उठाया जाता है तो वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? प्यारे विद्यार्थियों, जब वस्तु को हम जमीन से उठा के कहीं रखते हैं ऊपर, तो स्थितिज ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला तो mgh होगा, उसका फॉर्मूला तो mgh होगा, और ऐसी स्थिति में ये मान आपका धनात्मक होगा। m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh के परिणाम में वृद्धि। जी हां, mgh। एक बार इसको चेक कर लीजिए। अब इसमें दो चीज है। नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 31, बढ़ेगी भाई, अगर ऊपर से नीचे गिराओगे ना तो घटेगी। देखिए दोस्तों प्लीज, छोटी, हाँ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे समझो। नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्लीज मेरी बात को समझिए। जैसे प्लीज इधर देख लो एक बार, कोई वस्तु यहां रखी है, प्लीज ध्यान से सुनना, यहां रखी है तो इसका वेग जीरो, थोड़ी देर के लिए वेग जीरो है तो इसकी गतिज ऊर्जा भी जीरो होगी, ठीक है। तो इसकी यहां पर स्थितिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा यहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा यहां पे मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए क्या करो, जैसे इसको आप ऊपर लाओगे, किसी वस्तु को, सॉरी ऐसे समझो, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसको थोड़ी देर इस स्थिति को छोड़ो, वो उठाने वाली बात। जब वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो इसके वेग में कमी होगी, वेग में कम, प्लीज इसको ऐसे समझो यार, प्लीज मेरे कहने से। अगर किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो इसको फेंक रहे हैं तो इसके वेग में कमी बता रहे हैं, तो वेग में कमी का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और गतिज ऊर्जा कम होगी। तो ऐसे कहते हैं ऐसी स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। मेरा भाई ये क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से सेट किया है रेलवे में ने तो और अगर इसको ऊपर से नीचे फेंक देना तो ये चीजें उल्टी हो जाती, तो इसलिए इन लोगों ने इसका जवाब mgh परिणाम में वृद्धि को सही किया है। देखो आप ऐसे समझो, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ लो, आप इसको किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो फेंक रहे हो ना तो वेग में कमी होती है, गतिज ऊर्जा भी कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट लिया है लोगों ने। एक परमाणु में
17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है इसकी द्रव्यमान संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान संख्या का सीधा सा फॉर्मूला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहां पे प्रोटॉन की संख्या 17 है, न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, इसका द्रव्यमान 35, यू और लगा लेना पीछे, 35 यूनिफाइड, द्रव्यमान की यूनिट है यूनिफाइड। पहले एक बार पेपर करा दूं, फिर आपका टॉपिक बाई करा दूंगा, केमिस्ट्री करा दूंगा, मेरी गारंटी है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33 को जल्दी से देख लीजिए। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला अपन तो क्या ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दो यहां लगाते, दो यहां लगाते, ये ऐसे कर देते हैं। लेकिन यहां पर इन लोगों ने ऑक्सीजन के अणु जो है ना, कहीं भी ऑक्सीजन के अणु देखो, एक बार देखो, यहां ऑक्सीजन के दो अणु हैं, दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु। यहां एक बार चेक करो मेरे भाई, एक बार प्लीज इसको बैलेंस करो, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। मैं फिर कह रहा हूं, सीधा लग रहा है, सीधा लग रहा है, गलत हो रहा है, सीधा लग रहा है, गलत हो रहा है, सबका गलत बैठ रहा है। देखो यहां क्या करना है, देखो एक मिनट, एक मिनट इसको देखो, यहां मैग्नीशियम 2 है, ठीक है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो इधर देखो, यहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, दो परमाणु जब 1/2 से गुणा होंगे तो एक ही रह जाएगा, ए तो नहीं है। इधर देखो, एक बार इसको भी देख लो, मैग्नीशियम 2 है इधर, इधर तो मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 3 है, इसको तो हटा दो, इधर मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, और इधर देखो 1/2, 2, 1/2 O और 1/2 O, तो एक का एक परमाणु बन जाएगा। इसको पकड़िए, ऑप्शन नंबर सी को, सी को पकड़िए मेरे भाई, सी को पकड़िए, सी को पकड़ लीजिए, सही है सी। ऑक्सीजन का आधा परमाणु, ऑक्सीजन का आधा परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु बनेगा। 34, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्यारे विद्यार्थी ये है ध्रुव, पोल, यह है वक्रता केंद्र सी, यह है फोकस से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, इसकी बात हो रही है, इस काल्पनिक रेखा को, इस काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 35, ये बढ़िया क्वेश्चन है, चल रहा है, 2-3 बार आ गया, रिपीट हो गया। दोस्तों, एथेनॉल को 443, भैया ये याद रखना, एथेनॉल है, एथेनॉल, एथेनॉल को 443 केल्विन पर जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है एथीन, बता दिया था ये बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। आया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जी हां ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 35 नंबर, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पश्चिम मस्तिष्क के मध्यांश द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। क्वेश्चन से हड़बड़ाहट नहीं मचनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। पश्चिम मस्तिष्क का जो मध्यांश होता है इसको हम मेडुला बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मेडुला, और मेडुला का काम है, देखो, वमन या उल्टी, ब्लड प्रेशर, सुन, श्रवण, लार के स्त्रवण, नहीं 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 नहीं, क्या होगा 36 नंबर का, नहीं नहीं नहीं, मेडुला की क्वेश्चन है ये, मेडुला का क्वेश्चन है 36 नंबर। ये सुनने की क्रिया को ये क्वेश्चन का उत्तर लगेगा ए, ये काम करता है मध्य मस्तिष्क, ये काम करता है आपका मध्य मस्तिष्क। इसका मतलब ये मेडुला जो है ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल, ए माना है, नहीं नहीं नहीं,
अब इसमें से लार को भी आपको देखना पड़ेगा, ये लार भी इन लोगों ने लिया। देखो सुनने वाला तो स्पष्ट है, बस इसको और हल्का सा है। ये वाला काम भी आपके पश्चिम मस्तिष्क के, इसका जो ये लार को कंट्रोल करने का जो मेन काम है ना, ये है पोन्स बोरेलाई का। डी तो लगाइए, मैं कह रहा हूं इसका डी से सही जवाब ए पकड़िए अभी तो। बाकी की डी को एक बार हम चेक कर लेंगे, साथ में इन्होंने डी जो लिया है ना ये वाला ऑप्शन। बाकी ए को तो बिल्कुल हटा दो, ए जो काम है ना ये मध्य मस्तिष्क का है। ए सुनने की क्रिया को कंट्रोल करने का पश्चिम मस्तिष्क से कोई रिलेशन नहीं है, लार वाला चेक कर लेंगे। लार का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क का ही एक भाग होता है पोन्स बोरेलाई, वो करेगा, है ना। मैं लार को भी गोले में डाल रहा हूं, लेकिन इसको हटा के उत्तर आपको ए पकड़ लीजिए अभी तो। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? बार बार रिपीट हो रहा है, कक्षा 10 नौवीं की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में से। भाई रंग का अगर कलर से कोई मतलब नहीं है भैया, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाओगे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ाओगे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, आसपास की हवा आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, और आर्द्रता कम है, नमी कम है तो पानी वाष्प बन के ज्यादा उड़ेगा। कलर से कोई लेना देना नहीं है। एक पिंड है, विराम अवस्था से आरंभ होकर एक इमारत से गिरता है और 2 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। भाई साहब एक पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। 2 सेकंड में, समय भी दे रखा है आपको, 2 सेकंड का समय दे रखा है, धरती पर पहुंच जाता है। जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा, इसका अधिकतम वेग पूछना चाहता है, तो जी का मान आपको यहां पर 10 मान के चलना है मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अब लगा दीजिए आपको गति के समीकरण ऊपर से नीचे फेंकने वाले। तो प्यारे विद्यार्थियों b बराबर u प्लस जी टी, ऊपर से नीचे फेंक रहे, तो अंतिम वेग v ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, g का मान 10 है, सेकंड जो है वो 2 है, तो अंतिम वेग जो होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते ना फिक्स है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकोगे ना तो उसका प्रारंभिक वेग फिक्स है, 0 रहेगा। नहीं दे भी रखा है, एक पिंड है, विराम से आरंभ होकर दे रखा है प्रारंभिक वेग 0। जी हां दे भी रखा क्वेश्चन में, नहीं देता तब भी 0 मानना है। 29 नंबर का क्वेश्चन, जब चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा, ये चित्र है कक्षा 10वीं के अंदर, एक चित्र है लोहे के चारों तरफ आपने बुरादा डाल दिया तो वो एक बल रेखा सी बनती हुई नजर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ नजर आएगा। तो एक पैटर्न बनाते हैं, ये पैटर्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 39 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाता है, कक्षा 10वीं में चित्र बना हुआ है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग बोले तो राइजोपस, ये ही तो चित्र चल रहा था, राइजोपस के अंदर ये बीजाणु, तो ये इसका अलैंगिक जनन की एक विधि होती है दोस्तों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये थे पूरे 40 क्वेश्चन, और टेक्नीशियन के पेपर है इसलिए 40 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस चल रही है। सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बताइए आज का पेपर कैसा लगा। दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट पेपर। अब मुझे बताओ 10 बजे करें पेपर या नहीं करें? कल कर लेंगे यार, आज लेट हो गए थोड़े से वैसे ही। एक बार जल्दी से भैया कमेंट करके बताइए कौन भाई कहां से वीडियो देख रहा है, जल्दी से कमेंट करो। कल कर लेंगे यार, अब आज क्या थोड़ी सी क्लास अभी लेट हो गई थी, है ना भक्के, अब नहीं तो आराम से पेपर 1 घंटे में हो जाता है ये है। तो आज का पेपर कैसा लगा? और खेमराज भाई गुड इवनिंग, नरेश बैरवा जी, गोस्वामी जी बहुत दिन से लगातार क्लास ले रही है भैया, अब तो नौकरी लग जाओ। ये मेरा साइंस का बैच है, अगर आपको साइंस करनी है, इधर बेटा इधर आ जाओ। ये साइंस का लाइव बैच चल रहा है शाम को 6 बजे, और अगर किसी को रिकॉर्डेड बैच भी लेना है तो ले लीजिए।
क्योंकि रिकॉर्डेड बैच भी आराम से दिन में अगर 2 वीडियो देखोगे ना तो बैच पूरा हो जाएगा अच्छे से। अब तो आपको अगर कोई नया भाई है ना, तो मेरे भाई मैं तो कहता लाइव तो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मेरी ये सलाह है, लाइव तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, लेकिन वो 299 में रिकॉर्डेड वाला बैच ले लो, लाइव भी उसमें पढ़ाता रहूंगा मैं, है ना, क्योंकि आप लाइव में समय लगेगा जब तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए और आपको दिन में कम से कम 2 क्लास पढ़नी है, कम से कम आपको दिन में 2 क्लास पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका कोर्स कवर होगा। 200 घंटे की विज्ञान पढ़नी है। अब आप आइडिया लगा लो, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, 100 दिन, लास्ट 100 दिन, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इतना दिन है ही नहीं है आपके पास। 100 दिन 200 घंटे की क्लास आपको तैयार करनी है। प्रैक्टिस इधर से मैं आपको कराता रहूंगा, प्रैक्टिस आपको मैं कराता रहूंगा। 100 दिन 200 क्लासें तैयार कर लीजिए। चलिए, किसी भी भाई को अगर बुक ऑर्डर करनी है तो आप हमारे डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से बुक ऑर्डर कर दो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को पता है। मेरी बात को आप सुनिए, अगर आप पूरी साइंस को लिखने बैठोगे ना मेरा भाई बहुत समय लग जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इतने में बुक अपने सामने रखो और पूरी वीडियो पढ़ डालो, जल्दी से बुक सामने रखो और पूरा 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 कंप्लीट साइंस की वीडियो देखते जाओ। मैं कह रहा हूं बुक के अंदर 90% बातें हम जो बोर्ड पे लिखते हैं ना वो लिखी हुई है ना। इस बार भैया नौकरी लग जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे ग्रुप डी की नौकरी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, एक बार कुछ छोटा मोटा मामला सेट हो जाए, उसके बाद भले आप और बड़ी तैयारी कर लेना। एक बार ये बेरोजगारी नाम का शब्द अपने जीवन से हटा लो। कोई लगता है कि ग्रुप डी, मेरे भाई ग्रुप डी 50-60 हजार रुपए तनख्वाह देगी तुमको। चलिए ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी का कल कर लेंगे। आज ग्रुप डी वालों वो ये अभी ये क्लास बहुत लेट हो गई थी, तो बाकी ग्रुप डी का पेपर कल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।